सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सीटेट आगामी परीक्षा के संदर्भ में, जिसमें कि हमने कुछ गत वर्ष के प्रश्नों को हल किया, अर्थात जो 2011 का सेट था हमारा प्रमुख सीडीपी का, उसका हमने अध्ययन किया, उसका एनालिसिस किया। साथ साथ 2012 का सेट भी आपके लिए करा दिया गया है, जो कि आपके लिए उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी गई हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य जो संभावित प्रश्न हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे बन सकते हैं, उन प्रश्नों के आधार पर प्रैक्टिस सेट हमारी चल रही है। तो जो भी प्यारे साथी चैनल पर नए हैं वो जाके प्ले लिस्ट में ये देख सकते हैं, जिसमें हमारे कोई बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए गए हैं। बस साथ साथ उनकी पीडीएफ के लिए आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल है हमारा, वो भी बताया गया है कि जिसमें आपके लिए पीडीएफ मिलती हैं। जैसा आपकी देख पा रहे हैं कि आपके लिए प्रतिदिन डेली क्लास चलती है आपकी 6 PM शाम को 6 बजे, जिसमें आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। बस साथ साथ जो टॉपिक्स हैं हमारे वो भी इसमें कराए जाते हैं। तो जो भी साथी इस पर ना जुड़े हों वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके लिए इसका लाभ मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए आज देखते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेट का। इस क्रम में हम 2011 से लेकर, जो पहली बार सीटेट 2011 में हुआ था, और इससे लेकर जो 2019 तक का हमारा सारे जो सेट हैं, इन सभी सेट को कवर करेंगे, जिसमें कि हमने 11 का कर लिया है, 12 का एक सेट हो चुका है जो कि हमारा जैन में हुआ था, 11 वाला हमारा जो जून में हुआ था, जून 2011 का जो सेट है वो हम कवर कर चुके हैं, और जैन 2012 का जो 29 जैन 2012 में हुआ था हमारा, ये कवर हो चुका है। इन दोनों की पीडीएफ भी आपके लिए टेलीग्राम पे मिल गई होंगी। जो भी प्यारे साथियों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया होगा, और जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपके लिए इनकी पीडीएफ फॉर्म मिल सके। बस जो बेसिक जानकारी है, कोई अपडेट आती है हमारी, वो भी आपके लिए मिलती रहे। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम देखते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के लिए, जो कि संभावित प्रैक्टिस सेट है। ये इन्हीं प्रश्नों के आधार पर जो प्रश्न नए बन सकते हैं उनको बनाकर ये आपके लिए बनाया रखा गया है। तो चलिए देखते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। आपको जैसे ही ये सेट कंप्लीट होगा, मैं रिपीट करना चाहूँगा इस बात के लिए कि आप जानते हैं कि सीडीपी का आपका जो वेटेज रहता है वो 30 क्वेश्चन या 30 मार्क्स का रहता है, जिसमें ये 30 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दो भागों में कराए जा रहे हैं। पहले भाग में 15 क्वेश्चन और दूसरे भाग में 15 क्वेश्चन। तो जैसे ही ये दूसरा भाग मतलब पार्ट 2 ये आपको जैसे कवर होता है, तुरंत आपकी पीडीएफ सेंड कर दी जाती है। आज हम जो कर रहे हैं इस सेट की पहले 15 क्वेश्चन होंगे, ये होंगे आपके पार्ट 1 में, ठीक। और जो दूसरा आपके 16 to 30 अगले जो 15 क्वेश्चन हैं वो हमारे होंगे पार्ट 2 में। तो ये पार्ट 2 जैसे ही आपको मिलेगा, इसके साथ साथ आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। नहीं, आप ऐसा ना समझें कि 15 क्वेश्चन कराने के बाद इसकी पीडीएफ हमारे लिए नहीं मिलेगी। तो पीडीएफ आपके लिए फुल मिलती है, 15 + 15 टोटल 30 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए अब देखते हैं आज का प्रमुख प्रश्न। तो आपके लिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा जो कि आपके समक्ष दिया है। पहला प्रश्न ये कह रहा है आपके लिए कि पुरुष आमतौर पर अपने मस्तिष्क से सोचते हैं और महिलाएं अपने दिल से सोचती हैं। यह दर्शाता है कि, फिर समझिए प्रश्न को, ये कहता है कि पुरुष जो हैं वो अपने मस्तिष्क का यूज़ करते हैं, अपने बौद्धिक क्षमताओं का यूज़ करते हैं, या कह सकते हैं संज्ञानात्मक पक्ष का यूज़ करते हैं, जबकि महिलाएं क्या होती हैं, अपने भावनात्मक पक्ष का यूज़ करती हैं या अपने दिल से सोचती हैं। जैसे आप जानते हैं कि दो प्रकार की भावनाएं हमारे मुख्य रूप से एक मनुष्य के अंदर होती हैं, कि कुछ जो बौद्धिक रूप से सोचें, कुछ जो कि हमारी भावनाएं प्रकट करें। तो इनका कहने का अर्थ यह है प्रश्न का कि महिलाएं भावनात्मक पक्ष को ज़्यादा वरीयता देती हैं, जबकि पुरुष हमारा बौद्धिक पक्ष को ज़्यादा वरीयता देता है। यह दर्शाता है कि, ये कथन क्या दर्शाता है? ऑप्शन लिंग भेदभाव, बी लिंग रूढ़िवादिता, सी दो लिंगों के बीच आनुवांशिक अंतर, डी लिंग स्थिरता। अब देखिए, जब भी हमारा क्या हो, मेल और फीमेल में, मेल एंड फीमेल इन दोनों में कोई भी हम बताएं अंतर,
कि ये ज़्यादा सक्षम है, ये कम सक्षम है, ठीक है, या ये कम सक्षम है, ये अधिक सक्षम है। तो ये सब क्या होता है, ये होता है पक्षपात। ये क्या हमारा पार्शलिटी है, जो कि पुराने समाज की विडंबना रही है, समाज में ऐसी चलती आ रही है। तो ये हमारा क्या, ये एक रूढ़िवादिता है, ये एक लैंगिक रूढ़िवादिता है कि आप ये समझते हैं कि जो पुरुष हैं वो हमारे किससे समझते हैं, मतलब अपने संज्ञान का प्रयोग करते हैं, जबकि फीमेल जो महिला है वो अपनी भावनाओं का प्रयोग करती है। तो ये क्या है, ये रूढ़िवादिता है, ये क्या है, ये पार्शलिटी, पक्षपात है ये इस प्रकार का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा इसके अनुसार, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट कर दिया है आपके समक्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके लिए कि एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत था, एरिक्सन सिद्धांत के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में एक बच्चा अधिक संबंध और संपर्क विकसित करता है। इनको आपको चरण बताने हैं। जैसे आप जानते होंगे कि मनोविज्ञान में जो एरिक्सन नाम का मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने हमारे जो 6 चरण बताए थे, ठीक है, और जो कि हमारे लागू किसके लिए होते हैं, इसमें कुल मिला के आपके 6 चरण थे, ठीक। और यह चरण की जो आयु है वो 18 से 35 वर्ष की आयु के लिए ये लागू होते हैं। चलिए अब आइए ऑप्शन देखते हैं। एक कहता है उद्योग बनाम हीनता, बी अंतरंगता बनाम अलगाव, सी पहचान बनाम भ्रम, और डी जननशीलता बनाम गतिशीलता। तो जो हमारा एरिक्सन का सिद्धांत है, एक बच्चा अधिक संबंध और संपर्क विकसित करना चाहता है, वह कहता है हमारा अंतरंगता बनाम अलगाव में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा इसका, बी आंसर बिल्कुल राइट होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। आपको उस विकल्प का चयन करना है जो आपके लिए सही हो, सटीक हो। एक क्या कहता है आपके लिए, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा का जो विकास होता है उसकी अवधि कौन सी है, बच्चा सबसे अधिक या सबसे सक्रिय होकर हमारा किस अवस्था में भाषा को सीखता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या दिया है इसमें, कह रहा है जन्म पूर्व अवधि। क्या भाई जन्म से पहले बच्चा भाषा ग्रहण कर लेता है, जी बिल्कुल भी नहीं, ए ऑप्शन तो हमारा वैसे भी नहीं होगा। बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी मध्य बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। अब देखिए ये आधारित है प्रश्न किस पर, ये है विद्यालय की अवस्था पर आधारित। अब विद्यालय की अवस्था कौन सी होती है हमारी, आप जानते हैं कि हमारी 4 अवस्थाओं की स्टडी होती है हमारी पूरी, लेकिन हम साइकोलॉजी में मुख्य रूप से जो 3 स्टेज हैं, 3 स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। तो जिसकी आयु क्या होती है 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था की 6 से 12 वर्ष, और किशोरा की हमारी 12 से 18 वर्ष, और जो प्रौढ़ावस्था या मैच्योरिटी होती है हमारी वो होती है 18 से आगे, या 18 से कह सकते हैं आप मृत्यु तक, ठीक। अब क्या होता है इसमें, तो जो शिक्षा की अवस्था है, शिक्षा आरंभ की अवस्था जो है वो हमारा क्या मानता है, साइकोलॉजी और जितनी भी शिक्षा नीतियाँ आई वो क्या मानती है, हमारी बाल्यावस्था को मानती हैं कि जब बच्चा क्या हो 6 ईयर का हो या 6 वर्ष पूरे करे तब उसका वो विद्यालय में भेजें। तो भाषा का शाब्दिक ज्ञान होना कब शुरू होता है हमारा, बाल्यावस्था में, ठीक। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में दिया है कि प्रारंभिक का अर्थ ये, इसे बोलेंगे हम प्रारंभिक, शुरुआत जिसे कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था ही हमारी क्या होती है, हमारी जो भाषा सीखने के लिए संवेदनशील सेंसिटिव एज होती है हमारी ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार पूर्व परिचालन या प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे संरक्षित करने में असमर्थ होते हैं। इस क्षमता की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार है। कह रहा है पूर्व संचलित या पूर्व परिचालन या प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है उसमें क्या होते हैं, हमारे बच्चे संरक्षित नहीं रख पाते, मतलब जो डाटा फीड हुआ उसको सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। ये कारण क्या है, कह रहा उच्च स्तर पर अमूर्त सोच का अभाव होता है, क्या बहुत बड़े स्तर पर वो अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते। बी विचार की अपरिवर्तनीयता
या विचार की अपरिवर्तनीयता का अर्थ होता है कि विचार को फिर से पलट के संज्ञान में न ला पाना। सी काल्पनिक और निगमनात्मक रूप से सोचने में असमर्थता, क्या बच्चा काल्पनिक रूप से उसके बारे में नहीं सोच पाता। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी का दिया है विचार की अपरिवर्तनीयता। अपरिवर्तनीयता का अर्थ ये कि एक बार जिस विचार को बच्चे ने समझा या सीखा, उसको परिस्थिति बदलने पर या दोबारा उस क्रम में नहीं आ पाता। इसे बोलते हैं अविलोम्यता का अभाव या विलोम्यता होना। जैसे मान लीजिए आपने एक बच्चे के सामने सपोज कीजिए एक रेखा बनाई, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, आप उससे पूछेंगे बेटा ये क्या है, बताएगा वो लाइन है। अच्छा ये बताइए अब ये क्या है, अब इसमें पहली लाइन कहाँ है, तो अब वो इसको भूल जाएगा, उसके माइंड में इस पूरी आकृति को सेव हो गई। अब आपने क्या किया, एक लाइन इसमें और मिला दी लाके। अब उससे पूछें आप कि इसमें बताओ बेटा जो पहले लाइन ड्रॉ की थी हमने वो फर्स्ट लाइन कहाँ है, तो अब बच्चे को वो लाइन नहीं आ रही होगी समझ में। अब क्या आ रहा होगा, अब आपके उसके लिए आ रहा होगा पूरा एक ट्रायंगल। अब वो बता पाएगा किसे, एक ट्रायंगल को, नहीं फाइंड कर पाएगा इस ट्रायंगल में से उस लाइन को। इसी को कहते हैं कि यदि एक बार बच्चा जिस क्रम में आगे बढ़ जाए, ठीक, और उसी क्रम में क्या हो वापस ना आ पाए, उसे बोलते हैं अविलोम्यता का अभाव, मतलब उल्टे क्रम में वापस ना आ पाना, इसी को कहते हैं विलोम्यता। क्लियर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा इसका, भी बी आंसर बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। जो कोहल वर्ग का मॉडल आया था नैतिक विकास का सिद्धांत, इसमें से मुख्य विशेषता क्या है उसमें। ऑप्शन, नैतिक विकास के चरण प्रकृति में सार्वभौमिक हैं। बी नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता है। सी नैतिक विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है, यह पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है। तो देखिए सी तो हमारा यहीं से कट हो जाएगा। ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पूछा ना व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है, भाई व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। डी नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर, सिर्फ सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करते हैं। जी नहीं भाई, जेनेटिक कैरेक्टर क्या भी रोल प्ले होता है हमारा। डी भी नहीं होगा ऑप्शन हमारा। अब बच्चा कौन सा, ए और बी। ए क्या कहता है कि नैतिक विकास के चरण प्रकृति में सार्वभौमिक है, मिले हुए हैं, सभी तरफ फैले हुए हैं, या सभी रूपों में हैं। जी बिल्कुल, ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ए। सार्वभौमिक हैं, चहुमुखी हैं, प्रत्येक दिशा में हैं, प्रत्येक पल, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक समय क्या होता है हमारा नैतिक विकास होता है। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ए। ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट दिया आपके समक्ष, कह रहा ब्लूम के वर्गीकरण में किसी निष्कर्ष की वैधता का परीक्षण किया जाता है। जो ब्लूम का टैक्सोनॉमी सिद्धांत आया था, कह रहा है उसमें क्या हुआ, किसी वैधता का परीक्षण, अर्थात आपने कोई भी यदि नियम बनाया तो इसका परीक्षण करना क्या कहलाएगा। इसका परीक्षण करना, अरे परीक्षण हम इसलिए करते हैं कि क्या हमारे अनुसार ये दे पा रहा है उतना रिजल्ट या उतना आपका उत्पाद मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसका मूल्यांकन। हम इसे क्या करते हैं, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, जो ये बताता है कि हमारी स्वेच्छा के अनुसार, हमारी स्वेच्छा के अनुसार कि क्या ये उतना परिणाम दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, या हम जो चाहते थे वैसा वांछनीय सकारात्मक परिणाम इसका आया या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है मूल्यांकन, तो सी ऑप्शन आपका दिया है मूल्यांकन। अन्य की आवश्यकता ही नहीं है हमें देखने के लिए। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट दिया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, फिर डैश दिया है, का मूल्यांकन करना है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन आया था, कह रहा उसका मुख्य रूप से उद्देश्य किसका मूल्यांकन करना है। ऑप्शन ए, कह रहा बच्चे का शैक्षिक पहलू का, हाँ बच्चे का शैक्षिक पहलू भी होता है। बी सहशैक्षिक भी होता है। सी बच्चे के प्रत्येक पहलू का। डी असाधारण बच्चों के शैक्षिक पहलू का। आप समझिए इसके लिए, देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, एक दिया शैक्षिक, एक दिया सहशैक्षिक। तो जो मूल्यांकन करते हैं कैसा, सतत और व्यापक, सतत प्लस
व्यापक। अब इसे समझिए प्रश्न के लिए। तो जो सतत मूल्यांकन है, जिसको बोलते हैं निरंतर चलने वाला, ये कभी ना रुकने वाला, तो इसमें हम करते हैं मुख्य रूप से किसका? शैक्षिक का। ठीक। अब रहा कौन सा? व्यापक। तो व्यापक में हमारा शैक्षिक भी होता है, मतलब पाठ्यक्रम संबंधी भी होता है, और प्लस सह शैक्षिक भी होता है। प्लस कैसा? हमारा सह शैक्षिक भी होता है। तो बच्चे के शैक्षिक गतिविधियों का भी हम आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, और साथ साथ उसके सह शैक्षिक, जैसे अब शैक्षिक में आता है कि मान लीजिए कि एक बच्चे के 600 मार्क्स में से मानिए 540 या 550 आते हैं, तो ये है उसका सतत या शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक। अब साथ साथ आपने देखा होगा कि जो मार्कशीट बनती हैं उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है। ठीक। अब बच्चा मान लीजिए डिसिप्लिन में कैसा ग्रेड पाया? A1। ठीक है। बच्चे की अटेंडेंस का क्या है, रेगुलरिटी कितनी रही, मान लीजिए बच्चे ने इसमें पाया A2। ठीक। और अन्य जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, हमारे कंपटीशंस होते हैं, प्रतियोगिताएं जो होती हैं क्लास में, मान लीजिए उसमें हमारा क्या है, बच्चे की ग्रेड रही V1। ठीक। क्लियरिटी में क्या है बच्चे के लिए, कैसा बच्चे डिसिप्लिन रहता है नहीं रहता है, तो इसमें मान लीजिए बच्चे का दिया है B2। तो ये जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम होता है ये सब आता है किसमें? सह शैक्षिक में, कि बच्चे के व्यवहारों का अध्ययन करना। ठीक है। उससे संबंधित उसके जीवन का अध्ययन कर उसे क्या देना, ये ग्रेड देना, ये आता है हमारा किसमें? सह शैक्षिक में। जबकि आंकिक रूप से जो मूल्यांकन होता है हमारा, वो आता है शिक्षा संबंधी किसमें? शैक्षिक में। तो ऑप्शन जो हमारा सी होगा, क्या कहता है? प्रत्येक पहलू। जी प्रत्येक, ये आ गया शिक्षा संबंधी, ये आ गया उसके जीवन संबंधी। तो इसमें क्या है, इन दोनों को मिला के प्रत्येक पहलू का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ये प्रत्येक पहलू का अध्ययन कर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा हमारा 8। श्रवण दोष वाले बच्चे के साथ व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? बच्चा कैसा है? श्रवण दोष, मतलब सुन नहीं सकता या कम सुनाई देता है, उसके लिए ऑप्शन उन्हें उनके लिए विशेष स्कूल में भेज जाना चाहिए, या उन्हें स्पेशल जो स्कूल हैं उसमें भेज दें। बी, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि शैक्षिक शिक्षा उनके लिए किसी काम की नहीं है। तो ना तो उन्हें स्पेशल स्कूल में भेजा जाएगा, ना ही उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा हमारा, बी भी नहीं होगा। सी क्या कहता है? उन्हें नियमित स्कूलों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, या उन्हें अन्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाए, या उन्हें जो नियमित स्कूलों वाले या जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं उनके साथ रखा जाए। जी बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी, नियमित स्कूलों को उनके लिए उपयुक्त सुविधाएं और संसाधनों को क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे हमारा, कि बच्चे में यदि किसी प्रकार का कोई दोष है, विकार है, तो क्या करें, उसके संबंधी जो संसाधन है जिससे कि उसकी समस्या का समाधान हो सकता है, हम क्या करें, उनको उपलब्ध कराएं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें? डी राइट होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके समक्ष दक्ष नाम के एक छात्र से जब नागरिक कर्तव्यों के बारे में पूछा गया तो उसने जवाब दिया, लड़कियों को घर के काम करने चाहिए जबकि लड़कों को डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कहा गया इसमें कोई दक्ष नाम का कोई बच्चा है, इस बच्चे से नागरिकता या नैतिकता के बारे में जब चर्चा हुई तो उससे पूछा गया। ठीक। तब इसने जवाब दिया कि लड़कियों को क्या हो, घर का काम करना चाहिए जबकि लड़के डॉक्टर या इंजीनियर्स बने। तो ये किस प्रकार का कथन है या किस प्रकार की सोच को उत्साहित करता है या किस प्रकार की सोच को प्रदर्शित कर रहे हैं? ए, कर लैंगिक भेदभाव, वार्तालाप गतिविधि, सी लैंगिक रूढ़िवादिता, डी लैंगिक पूर्वाग्रह। तो ये क्या है? ये लैंगिक रूढ़िवादिता है, अर्थात क्या है, ये पुरानी परंपराओं को बच्चा ने क्या किया है, नोटिस किया है, उसका उनका अवलोकन किया है, ऐसा देखते हुए वो आया है, जिसके आधार पर वो क्या बता रहा है कि लड़के कहाँ रहें, घर में रहें, और लड़के क्या करें, बाहर जाके जॉब करें या डॉक्टर्स इंजीनियर्स आदि बने हमारा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी लैंगिक रूढ़िवादिता। ये क्या है? पुरानी समाज की जो विडंबना चलती आ रही है, ये उसके अनुसार बच्चा क्या है, अपना विचार प्रस्तुत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य उनके अधिगम में फिर डैश है। जो बच्चों का शारीरिक और भावनात्मक जो स्वास्थ्य है वो उनके अधिगम में किस प्रकार का योगदान देता है?
ऑप्शन ए से संबंधित नहीं है जी, बिल्कुल रॉन्ग होगा ये तो, कि भावनाएं भी संबंधित कैसे होती हैं, अधिगम से। बी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सी कोई प्रभाव नहीं डालता। डी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी, बिल्कुल ये कैसी भूमिका निभाता है, एक महत्वपूर्ण अहम योगदान निभाते हैं। कौन, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन हमारा डी राइट होगा इसका। नेक्स्ट अधिगम, ये पूछा है अधिगम अगर दिया है, संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। बी संवेगों से प्रभावित नहीं होता। सी सामाजिक संदर्भ में कभी कभार प्रभावित होता है। डी सामाजिक संदर्भ में कभी भी प्रभावित नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा ए ही बिल्कुल सही होगा कि संवेगों से क्या होता है, बहुत अधिक प्रभावित होता है। भाई संवेगों के आधार पर ही तो व्यक्ति क्या करता है, अपना प्रदर्शन करता है, अपने आप पर नियंत्रण पाता है, अपने संवेगों को नियंत्रण में रखकर ही तो वो शिक्षा ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए अब एक बच्चा क्लास में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो क्या उसका अधिगम हो पाएगा? भाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, एक दूसरे में एक अहम योगदान निभाते हैं, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट दिया है आपके समक्ष, स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच जाता है, ये पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव को कहा जाता है या कह सकते हैं। फिर समझिए, एक बच्ची है कोई स्नेहा, जिसका कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके घर की सबसे ऊंची अलमारी जो है उसके हैंडल तक उसका हाथ पहुंच जाता है और उसको वह आसानी से खोल देती है। इसे हम क्या कहेंगे? ए कहेंगे पाड़, बी वृद्धि, सी सीखना, डी अनुकूलन। तो ये क्या है, ये शारीरिक वृद्धि है। ये क्या है, कोष की ये गुणात्मक वृद्धि है, जिसकी वजह से क्या है, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा इसमें? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका है, किस प्रकार की भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए अनावश्यक, कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बच्चे का सामाजिक विकास करने के लिए परिवार की कोई भूमिका नहीं होती? भाई पहला समाज ही उसका परिवार है, पहला विद्यालय उसे क्या होता है, परिवार होता है। तो ए ऑप्शन हमारा वैसे ही रॉन्ग होगा। बी आरंभिक बचपन की में कम हो जाती है, आरंभिक बचपन में कम हो जाती है। सी आरंभिक बचपन की तुलना में बढ़ जाती है, जी बिल्कुल सी ऑप्शन ही राइट होगा। माध्यमिक विद्यालय में जब बच्चा पहुंचेगा तो बचपन की तुलना में अब जो परिवार है उसकी भूमिका क्या होती है, और अधिक बढ़ जाती है। जो भूमिका प्राथमिक में निभाई है उससे ज़्यादा उच्च प्राथमिक और उससे ऊपर बढ़ते जाएंगे, उनमें जैसे जैसे आगे क्लासेस बढ़ते जाएंगे, स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता है, परिवार की भूमिका भी और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने प्रस्तावित किया कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न होती है? बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भाई किस मनोवैज्ञानिक ने ये बताया कि एक बच्चा जिसकी सोच क्या होती है, वयस्कों से भिन्न, भिन्न का मतलब अलग होती है, डिफरेंट होती है। इन वयस्क की थिंकिंग और एक बच्चे के थिंकिंग में क्या होता है, डिफरेंस होता है, अंतर होता है। ये किसने बताया? तो ये बताया जिन्होंने बच्चे को क्या कहा था, नन्हा वैज्ञानिक। और नन्हा वैज्ञानिक का अर्थ क्या होता है? देखो नन्हा का अर्थ है यहाँ पे बच्चा, नन्हा का अर्थ क्या है यहाँ पे? बच्चा। और वैज्ञानिक का अर्थ क्या है? खोज करने वाला, खोज करने वाला। तो अर्थ क्या निकल के आता है कि बच्चा क्या होता है, खोज करता है। अब किसकी? तो बच्चा खोज करके निर्माण करता है अपने ज्ञान का, इसीलिए बच्चे को कहते हैं नन्हा वैज्ञानिक। और ये कथन किसका है? तो ये कथन है भाई पियाजे महोदय जी का। ये किसका है? पियाजे, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जो जाने जाते हैं, इन्होंने ये सब दिया था किस पे? बच्चे से संबंधित। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? जो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। सी में दिया है हमारा कौन सा? जीन पियाजे महोदय। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने बच्चों में सामाजिक संपर्क विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया? कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक ने
जो बच्चे का सामाजिक विकास है उससे संबंधित अपना कथन दिया या ध्यान केंद्रित किया या यह बताया कि बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी वॉटसन, सी वाइगोस्ट की, डी अल्बर्ट बंडूरा। तो जीन पियाजे का मैंने जस्ट अभी आपके लिए बताया कि पियाजे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए। दूसरा ऑप्शन कह दिया हमारा वॉटसन, तो वॉटसन महोदय जाने जाते हैं किसके लिए, हमारा व्यवहारवाद के लिए। जबकि जैसे एक ट्रिक में आपके लिए बता रहा हूँ सीधे सभी के लिए, जो पियाजे महोदय हैं वो जाने जाते हैं किसके लिए, तो इन्होंने दिया कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जबकि जो वॉटसन महोदय हैं उन्होंने दी बिहेवियर थ्योरी, जिसे बोलते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। सी हमारा ऑप्शन क्या दिया है, सी दिया है वाइगोस्की, सी दिया है वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की जाने जाते हैं किसके लिए, सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत के लिए, सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत के लिए। और लास्ट में क्या दिया हमारा बंडूरा महोदय, लास्ट दिया हमारा वंडूरा। वंडूरा महोदय भी क्या है, ये भी जाने जाते हैं सामाजिक, लेकिन ये भी किसे, सामाजिक विकास के लिए जाने जाते हैं। लेकिन फर्क क्या है, ये कहते हैं कि बच्चा सीखता है किसके द्वारा, अनुकरण के द्वारा। किसके द्वारा, अनुकरण के द्वारा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या दिया है कि संपर्क में, सामाजिक संपर्क में विकसित करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये अंतःक्रिया को इंडिकेट कर रहा है। तो इस इंडिकेशन के बेस पर ऑप्शन जो होगा हमारा वो वाइगोस्ट की सही होगा। लेकिन अगर ये आता है कि बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, या ऑब्जर्वेशन के बेस पर अपना जो सोशल डेवलपमेंट है, ये जो सोशल सामाजिक विकास है उसे और बढ़ाता है, या सोशल डेवलपमेंट उसका होता है, तो फिर कौन सा होता हमारा, वंडूरा महोदय होता। कौन, वंडूरा। वंडूरा मानते हैं कि अनुकरण मतलब देखकर या अवलोकन करके बच्चा सीखता है, जबकि वाइगोस्की मानते हैं बच्चा क्या, अंतःक्रिया करता है। तो ये कुछ प्रमुख क्वेश्चंस थे आपके समक्ष जो कि आपने देखे। अब इनके अगले जो 30 क्वेश्चन होंगे, अगले का मीन्स ये कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 16 to 30, तो ये जो 15 क्वेश्चन होंगे हमारे, ये 15 क्वेश्चन आपके लिए पार्ट 2 में कराए जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत जल्द अभी नेक्स्ट डे मिलेगा आपके लिए। और इसके साथ साथ आपको दी जाएगी पीडीएफ, और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें आपके लिए सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे, इसी पे आधारित प्रश्न आते हैं हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में, जो कि अब डेट डिक्लेयर हो चुकी है 20 अगस्त 2023 को जो होने वाला है। और ये इस बार 1 डे एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब ऑफलाइन हो रहा है। पहले चूँकि जब फॉर्म भरे गए थे तो उस समय क्या था, उस समय पे ये ऑनलाइन बेस बताया गया था, 2-3 बार हुआ भी था ये, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ऑफलाइन होने वाला है हमारा, तो उससे संबंधित तब तक हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स कवर कर चुके होंगे, लगभग सारे टॉपिक्स भी कवर कर चुके होंगे, और साथ साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उन सबको हम कवर कर चुके होंगे। तो ये था आज का आपके लिए प्रैक्टिस सेट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 to 30 हैं वो अगले पार्ट 2 में मिलेंगे आपके लिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, और जो भी प्यारे साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके लिए इनका लाभ मिलता रहे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।